ओके व्यूअर्स, कल हमने डिस्कस किया था, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी, और इस फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है पंचशील, है ना, पंचशील विथ 5 प्रोविजंस। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था नाम क्या है ना। फिर हमने डिस्कस किया कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है। इस वाले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि गुजराल डॉक्ट्राइन एक्चुअली है क्या, गुजराल डॉक्ट्राइन एक्चुअली में है क्या। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन। ओके, गुजराल डॉक्ट्राइन, जैसे हमने बोला था कि हमने लुक ईस्ट पॉलिसी इसलिए लाया था ताकि जो आइसोलेशन, जो न्यूट्रलिटी हमने नाम में रखी थी उसको हटाना था, जिसके कारण पीएम नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी लाया था, जिसके कारण हम एशियान से थोड़ा कांटेक्ट बढ़ा रहे थे टू काउंटर चाइना, टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फॉर अंडर एशियान, और हम कह सकते हैं या फिर टू बूस्टिंग द एमर्जिंग मिडिल क्लास। नाउ लेकिन अभी हम क्या किसको देखेंगे, अभी हम देखेंगे गुजराल डॉक्ट्राइन को। ओके, सो व्हाट इज़ गुजराल डॉक्ट्राइन। तो गुजराल डॉक्ट्राइन कैरीज एक्चुअली गुजराल डॉक्ट्राइन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। एक्चुअली इट इज़ फॉर ये आया है इसीलिए ताकि हम अपने नाइबरिंग कंट्री से, किससे, नाइबरिंग कंट्री से एक हेल्दी रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकें। ओके, नाउ इसके अंदर हमारे 5 प्रिंसिपल्स है। कितने प्रिंसिपल्स है, 5 प्रिंसिपल्स है जो गाइड करते हैं हमें कि हमें कैसे फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करना है, कि कैसे हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज़ का दो या फिर फॉरेन रिलेशंस का दो उसको मेंटेन करना है। हाँ, विथ साउथ ईस्ट एशिया, किसके साथ, विथ साउथ एशिया, याद रहेगा। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ये 5 प्रिंसिपल्स है क्या। तो 5 प्रिंसिपल्स में पहले प्रिंसिपल्स जो है वो है नॉन रेसिप्रोसिटी, क्या कहते हैं इसे कहते हैं नॉन रेसिप्रोसिटी। अब ये नॉन रेसिप्रोसिटी विथ नाइबर्स। ओके, तो नॉन रेसिप्रोसिटी मतलब होता क्या है, व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है बदला, तो नॉन रेसिप्रोसिटी के मतलब कि बदला नहीं, मतलब अगर कोई नाइबर हमसे गलत बिहेव कर रहा है तो हम वो ऐसा बिहेव ना करके उसके साथ सॉफ्ट पावर का यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है गुजराल डॉक्ट्राइन में कि इंडिया इज़ एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर, इंडिया इज़ एक्ट लाइक अ बिग ब्रदर, बिग ब्रोस कह सकते हो टू इट्स नाइबरिंग कंट्री। हाँ, इंस्टेड ऑफ एनी हैविंग एनी रेसिप्रोसिटी रिएक्शन। एग्जाम्पल में के लिए आप देखोगे मॉरिशियस, चूँकि मॉरिशियस ने अभी रिसेंट हाल ही में मॉरिशियस ने चाइना के साथ बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशन बनाए, और उसने इंडिया को मतलब क्या कह सकते हो साइड लाइन किया या निगलेक्ट करते हुए, ठीक है। बट हमने इसका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं दिया, हमने फिर भी जब मॉरिशस को समझ में आया कि नहीं वी आर डूइंग रॉन्ग, कि इंडिया से ऐसा डिस्टेंस नहीं बनाना चाहिए, जब वो वापस आया तो हमने एक बिग ब्रदर की तरह ट्रीट किया उसे, एंड वी आर शोइंग इट हर आवर जेन्यून नेचर काइंडनेस टू द मॉरिशियस। ओके, सो ये है पहला गुजराल का पहला प्रिंसिपल क्या है, नॉन रेसिप्रोसिटी विथ नाइबर्स। तो सेकेंड गुजराल कहता है टेरिटरी शुड नॉट, कोई हमारी टेरिटरी है, ठीक है, टेरिटरी शुड नॉट यूज्ड अगेंस्ट एनी इंटरेस्ट ऑफ मदर कंट्री। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है ना, यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री। मतलब इसके अंदर गुजराल डॉक्ट्राइन के अंदर ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि कोई भी अगर हमारे इंडिया कंट्री है, हमारा इंडिया है, इंडिया का कोई भी पार्ट किसी भी नाइबरिंग कंट्री के अगेंस्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, ना दूसरे के कंट्री का कोई पार्ट इंडिया के अगेंस्ट यूज़ होगा। हाँ, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑल्सो डॉक्ट्राइन, गुजराल डॉक्ट्राइन। ओके, व्हाट इज़ द थर्ड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल सेज नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस मतलब अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, किसी का कुछ अंदर का इशूज़ है, जैसे एग्जांपल में मॉरिशस में या फिर म्यांमार में, जैसे म्यांमार में सत्ता पलट हो गई है, ठीक है, वहाँ पे मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश्ड हो गई है, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं पर उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कंट्री है। वैसे ही दूसरी नाइबरिंग कंट्री हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में
रिसेंटली पहलगांव अटैक हुआ था, है ना, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया था टू किल द टेररिस्ट, है ना। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रिंसिपल इज वी शुड रिस्पेक्ट व्हाट वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स territorial we should respect each other's territorial integrity and sovereignty. This is the fourth principle. And the fifth principle is to we should settle all the disputes. जितने भी disputes हमारे होंगे we should settle all disputes with peaceful means or peaceful bilateral negotiation. Okay, तो ये थे हमारे गुजराल डॉक्ट्राइन। ओके, अभी हम गुजराल डॉक्ट्राइन के बाद देखने वाले हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ओके, अच्छा, कोर प्रिंसिपल्स में एक ये भी प्रिंसिपल था कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या होता है। तो इस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को गवर्न करने के लिए हमारे मोदी ने डॉक्ट्राइन लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसके लिए मोदी ने लॉन्च किया है मोदी डॉक्ट्राइन? फॉर इन्हेंसिंग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। चूँकि हम लोग ने देखा था ना गुजराल डॉक्ट्राइन, तो ये गुजराल डॉक्ट्राइन का ही अपग्रेड फॉर्म है। ठीक है, कौन? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो 4D यानी मोदी डॉक्ट्राइन में एक्चुअली 4D किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंट करता है डायस्पोरा को, डेमोक्रेसी को, डेमोग्राफी को और डिमांड को। व्हाट आर द 4D? द 4D रिप्रेजेंट टू, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में जो डॉक्ट्राइन थी ना 4D की, हाँ, जिसे मोदी ने इंट्रोड्यूस किया था, ये 4D किसके लिए रिप्रेजेंटेड है? ये 4D रिप्रेजेंटेड है डायस्पोरा, डिमांड, डेमोग्राफी एंड डेमोक्रेसी। ओके, क्यों? क्योंकि नेबरहुड पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए हमारे पास ये 4 एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा डायस्पोरा बहुत सारे कंट्रियों में हम अपने वर्कर्स, अपने सर्विसेज को देते हैं। ठीक है, जिससे कि रेमिटेंसेस आते हैं हमारी कंट्री में। डिमांड, क्योंकि डिमांड है हमारा, डिमांड क्या क्यों है? डिमांड किस लिए? क्योंकि इंडिया इज़ गुड इन स्पेस टेक्नोलॉजी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज, अच्छे रिसोर्सेज है, या स्पाइसेस का ट्रेड करते हैं, तो उसकी डिमांड रहती है। और फिर तीसरा है डेमोग्राफी। अस इंडिया इज़ अ लीडिंग डेमोग्राफिक कंट्री, अस इंडिया इज़ द कंसिडर्ड largest population country. So demographic is also a big reason. Democracy, as India is the largest democracy, है ना, largest democracy where it is ruled by the people. Okay, तो अब हम देखेंगे कि after diaspora, democracy, demography and demand, what is it actually mean by neighborhood first policy? ओके, तो द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज़ कंसीव्ड अराउंड 2008 एंड गेनिंग मोमेंटम अबाउट 2004। मतलब ये जो पॉलिसी है वो स्टार्ट हुई है कब? वो स्टार्ट हुई है 2008 में, और ये कंटिन्यू रही है कब तक? और इसे मोमेंटम मिला है कब? 2014 में, जब मोदी की सरकार आई थी। रिमेंबर, 2008 में इसकी चर्चा शुरू हुई है, बट इसे मोमेंटम मिला है एट द टाइम ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ओके, हाँ, तो ये मैनेज करता है रिलेशन विथ इट्स इमीडिएट नेबरहुड। ओके, मतलब जितने भी नेबरहुड है सबके साथ अच्छे से गाइड करना, अच्छे से अप्रोच बनाना, है ना, सबको अच्छे से कनेक्ट करके रखना, हम बोल सकते हैं ऐसा भी। ओके, और टू काउंटर चाइना भी बोल सकते हैं। तो पॉलिसी का एम है कि बिल्ड फ्रेंडली, म्यूचुअल बेनिफिशियल, है ना, टाई, मतलब म्यूचुअल फ्रेंडली बेनिफिशियल टाई बनाना, जिसमें हम फोकस करेंगे कि हम फिजिकली एक्टिव हो, हेल्दी हो, डिजिटली इन्हेंस हो विथ AI लाइक टेक्नोलॉजी, और इन हॉस्पिटल बोल सकते हैं, हॉस्पिटल में नए इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, नई आविष्कार हो रही है, बीमारियों का इलाज खोजा जा रहा है ना। एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी एज वेल एज इन ट्रेड कॉमर्स अक्रॉस द रीजन। ओके, नाउ वन इंटरेस्टिंग अबाउट दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम यहाँ पे, तो हमारी गवर्नमेंट ने 4D कंसेप्ट तो दिया, और साथ साथ में हम 5S कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। और व्हाट इज़ 5S कॉन्सेप्ट? तो दिस 5S इज एक्चुअली स्टैंड फॉर, द S इज़ फॉर सम्मान, सम्मान इज़ डिग्निटी, सम्मान, समृद्धि, सुरक्षा, शांति, संस्कृति एंड सॉफ्ट पावर। ओके, सो व्हाट हमने क्या कहा? हमने कहा सम्मान, संस्कृति, सम्मान, समृद्धि,
सम्मान, संस्कृति, समृद्धि, शांति, सुरक्षा एंड दिस इज सम्मान, संस्कृति, समृद्धि, शांति एंड सुरक्षा। दिस 5 आर ओके। हाँ, तो ये 5S लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये 5S लाने की ज़रूरत यह पड़ी कि हम चाहते हैं सॉफ्ट पावर पॉलिसी को मूव करने के लिए। सॉफ्ट पावर पॉलिसी रहेगी तभी तो हम अच्छे रिलेशन बना पाएंगे, पीसफुली को एग्जिस्ट कर पाएंगे, है ना। ओके, तो ये था हमारे 5 प्रिंसिपल। ओके, इन सारी चीज़ों के बाद हम डिस्कस करेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्चुअली एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? एक्चुअली एक्ट ईस्ट का मतलब ही हो रहा है कि हम ईस्ट की तरफ से कि देखेंगे, ईस्ट की और देखने का मतलब यह भी है कि हम ईस्ट वाले कंट्री पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इन द टर्म्स ऑफ बॉर्डर स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट इन एशिया, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्ले अ क्रूशियल role with the object of strengthenize the country with Southeast region. India upgrade लुक ईस्ट पॉलिसी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। याद है आपको जब हमने बताया था कि ये लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी में हमने ये आपको बताया था कि लुक ईस्ट पॉलिसी आया क्योंकि हम न्यूट्रलिटी, नॉन आइसोलेशन, न्यूट्रलिटी, आइसोलेशन या फिर नॉन इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा थोड़ा हटाना चाहते थे। तो हमारे फॉर्मर PM नरसिम्हा राव की सरकार ने मतलब इंटरनेशनल एरा में घुसने के लिए, एक स्टार्ट करने के लिए, इन्वॉल्वमेंट के लिए ये एक लुक ईस्ट पॉलिसी आया था। तो लुक ईस्ट पॉलिसी अब हम शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, ठीक है, जो कि 2014 में आता है। इसका मेन मोटो था कि एक्सटेंड करना नेबरहुड को, हाँ, इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन वो रीजन है, हाँ, जहाँ से बहुत सारे ट्रेड होते हैं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ऑन इंडो पैसिफिक रीजन, हाँ, एंड एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर काउंटरिंग चाइना। सो जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो जो हमारा जो हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो रिकॉग्नाइज करता है किसको? कनेक्टिविटी को, पीपल टू पीपल मूवमेंट को और प्रॉस्पेरिटी को, कि इस रीजन में अच्छे से शांति वांति बनी रहे। ओके, नाउ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सागर डॉक्ट्राइन। व्हाट सागर डॉक्ट्राइन? एक्चुअली सागर इज़ फॉर, एक्चुअली द टर्म सागर इज़ हियर मेनली फॉर द इंडियन ओशियन। किसके लिए है? इंडियन ओशियन के लिए। और ये सागर डॉक्ट्राइन लॉन्च हुआ है 2015 में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो हमारी जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी वो 2014 में आई है ना, फिर गुजरात डॉक्ट्राइन भी 2014 में आया है ना। तो बट ये जो है हमारी सागर डॉक्ट्राइन ये 2015 में आती है। ओके, बट वाई 2015 में सागर डॉक्ट्राइन लाने की ज़रूरत पड़ी? बिकॉज इंडिया जो है, बिकॉज इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज टोल गेट। इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज व्हाट? टोल गेट, हाँ, टोल गेट विथ मालदीव्स, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रोल होने का मतलब है कि आप सारे ट्रेड, सारे वर्ल्ड ग्लोबली बहुत अपने पावर को डोमिनेटेड रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे क्या कि जो हमारा सागर डॉक्ट्राइन है, एक्चुअली में इसका मतलब होता है द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, security and growth for all region. Okay, security and growth for all region. Okay, this security and growth for all region doctrine यानी सागर doctrine actually articulated by Prime Minister Modi. But क्यों? तो it is under the doctrine India has provided the concept of free, open, inclusive, peaceful and prosperous Indo-Pacific region, one which is built on the rule based on international order, जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर के रिगार्डिंग मतलब उसको एक्यूमुलेट करते हुए हमने फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, पीसफुली तरीके से इस डॉक्ट्राइन को बनाया है, जिसके कुछ प्रिंसिपल है। इसके प्रिंसिपल्स में पहला है सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, यानी कोई थ्रेट ना हो जाए, कोई ट्रैफिकिंग ना हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, मैरिटाइनल डिस्प्यूट ना हो जाए, सबको के रिगार्डिंग हमने ये सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन लाया है। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑब्वियसली जो कि सागर प्रोजेक्ट इज़ फॉर
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, यहाँ से बहुत सारे ट्रेड आज रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इंटीग्रेशन बनाना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही है, ट्रेड हो रहा है, अच्छे से सबका लेन देन हो रहा है, ये सब देखना। एंड द थर्ड इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कोई भी डिजास्टर आ रहा है, जैसे एग्जांपल साइक्लोन मोना है ना, रिसेंटली अभी थाईलैंड में साइक्लोन मोनाथ आया है, ठीक है। हाँ, तो इस सब चीज़ के रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेज कैसे कर रहे हैं, कैपेसिटी कैसे बिल्ड कर रहे हैं हम, ये सब भी देखते हैं सागर के अंदर। एंड सागर डॉक्ट्राइन ऑल्सो कम्स विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी, हाँ, तो हम रिसोर्सेज का मिसयूज़ करेंगे, रिसोर्सेज का स्कार्सिटी होगी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है ऑब्वियसली, किसी जैसे चाबहार पोर्ट हमने बनाया है कहाँ, ईरान में, तो ईरान में जो चाबहार पोर्ट है वो हमें कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आज वी हैव अ फेसिंग डिस्प्यूट विद पाकिस्तान, अगर हमें अफ़गानिस्तान में कुछ भेजना है तो हम चाबहार पोर्ट के थ्रू जाके भेजते हैं, है ना। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्टिविटी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ऑल्सो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पोर्ट भी इंक्लूडेड होते हैं ना, जैसे सीपेक ले लो, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ले लो, या फिर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर ले लो, है ना, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो बट अभी हमारा शिफ्ट जो है ना सागर से महासागर जा रहा है। कहाँ जा रहा है हमारा शिफ्ट जो है ना, अभी हम शिफ्ट ले रहे हैं महासागर की तरफ। कहाँ से, सागर डॉक्ट्राइन, यानी सागर डॉक्ट्राइन को अभी हमने एक्सटेंड करने का सोचा है, फ्रॉम सागर डॉक्ट्राइन टू महासागर डॉक्ट्राइन, ओके, विथ एक्सपेंडिंग द बियॉन्ड इंडियन ओशियंस में इंडियन ओशन को और एक्सपेंड किया जाएगा, फोकस किया जाएगा ज़्यादा मैरिटाइम सिक्योरिटी पे, हाँ, टू इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ओके ओके okay. Another core principle for foreign policy of India is Vishwa Bandhu. What Vishwa? It is Vishwa Bandhu and वासुदेव कुटुंबकम, है ना, आपने सुना भी होगा। वासुदेव कुटुंबकम तो हमारे मुंडक उपनिषद में भी मिलता है, इसकी उल्लेख है ना, हमें यही तो ले चलो डिस्कस करते हैं। हाँ, तो पहला है वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम कहता है कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, वर्ल्ड एक ही फैमिली तो है, हाँ, और इस मोटो को हमने यूज़ किया है कहाँ, G20 में। इस मोटो को इंडिया ने यूज़ किया है G20 समिट में, ओके, दैट द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। इट हैज़ बीन ऑल्सो यूज्ड broadly conveying the India's ideal and liberal concept of global norms, things of globalization and global conventions। कैसे, तो वासुदेव कुटुंबकम की कॉन्सेप्ट पे ही हमने बहुत सारी चीज़ें की है। जैसे एग्जांपल वैक्सीन डिप्लोमेसी, इंडिया बहुत सारे नेबरिंग कंट्री को वैक्सीन भेजी है, लाइक भूटान, मॉरिशियस, ओके। तो हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि ये वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी हो गया। पीस कीपिंग फोर्स इन यूएन में हम अपनी पीस कीपिंग फोर्स रखते हैं ना, ये भी तो एक वासुदेव कुटुंबकम का एग्जांपल है, क्योंकि हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं यूएन में एज इन द फॉर्म ऑफ पीस कीपिंग फोर्स। इन्वायरमेंटल इशूज़ में हम कंसर्न ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल में हमारा जो गोल है वो है 0 कार्बन एमिशन का टिल 2070 एंड 50% कम करना है टिल 2030, ओके। एंड टेररिज्म को भी काउंटर कर रहे हैं विद द हेल्प, विद द कॉपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज लाइक USA, रशिया एंड ईरान एंड UN, सो ओके। नाउ नेक्स्ट इज विश्व बंधु। व्हाट डू यू मीन बाय विश्व बंधु? यहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम में हमने बोला द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ओके, बट यहाँ पे इंडिया बोलना चाहता है कि इंडिया सबका दोस्त है। बहुत अजीब सी बात है, बट हम नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ हम आइसोलेशन और नॉन इन्वॉल्वमेंट को प्रेफर कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे विथ मल्टी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी और स्ट्रैटेजिक प्रॉपर्टी हम ये बोल रहे हैं कि वी आर द फ्रेंड्स ऑफ ऑल। तो विश्व बंधु रिफर्स टू द इंडियाज़ विजन एंड एक्शन, ओके। इंडिया का विजन और एक्शन है ये, टू बी अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, एक्टिंग एज अ ग्लोबल मीडिएटर, पार्टनर एंड कंट्रीब्यूटर थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन,
लाइक स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन एंड ग्लोबल गवर्नेंस। ऑब्वियसली विश्व बंधु हम फ्रेंड्स बन रह सके ताकि हम टेक्नोलॉजी को स्पेस में शेयर कर सकें, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो या क्लाइमेट से रिलेटेड कोई एक्शंस हो या फिर ग्लोबली गवर्नेंस की सिस्टम हो कि हमने, या जैसे एग्जांपल में पॉवर्टी कैसे रिडक्ट करना है या फिर कैसे किसी सर्विसेज को मैनेज करना है एक्सेट्रा वगैरह। ओके ना, बट यहाँ पे एक मुद्दे की बात है, नोटिस करने वाली बात है कि जो हमारा, लेट अस सी द पॉइंट, मोदी डॉक्ट्राइन है। ओके, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ इंडिया at the international stage to a leading power rather than a balancing power. But according to Modi doctrine, हम इंडिया को एक बैलेंसिंग पावर तक नहीं रखना चाहते हैं। हम इंडिया को एक इंटरनेशनल स्टेट, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में देखते हुए इंडिया का एम विश्व गुरु को अप्रोच करना चाहते हैं, जहाँ पे भारत फर्स्ट पॉलिसी हो। और ये हम कैसे करेंगे? तो हम वही करेंगे जो मोदी का 4D था ना, डिमांड, डेमोग्राफी, डायस्पोरा एंड डेमोक्रेसी। तो ठीक है, ये थी हमारी कुछ मेन फॉरेन पॉलिसीज़ फॉर इंडिया, हाँ, जो जिसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स थे, इसे हमने पढ़ा है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशंस अबाउट द कंट्रीज़। सो प्लीज़ कंटिन्यू।